ईशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं, कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर, और भी ज़्यादा आसान और आपके लिए लाभदायक हो सके। तो आइए आपको बता दें आज हम किन विषयों पर जो है वो जानकारी हासिल करने वाले हैं। आज के हमारे लाइव फोन कार्यक्रम के जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं, आइए आपको उनसे अवगत करवा देते हैं। आज हम बात करेंगे आम के बागों में समसामयिक कार्यों की, और इसके साथ ही बात होगी खरीफ प्याज के लिए नर्सरी की तैयारी की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060, 1800-113061। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख सकते हैं 8800-520-717। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाया जाएगा, एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए 8800-520-717। ईमेल आईडी हमारा आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं, हर बार की तरह hellokisan2015@gmail.com। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। तीनों में से कोई भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं और सीधे हमारे विशेषज्ञों से संपर्क साध सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फोन करें, कृपया करके अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो, जिससे कि साफ आवाज़ में आपका जो प्रश्न है, जो आपकी समस्या है, वो हमारे विशेषज्ञों को सुनाई दे पाए और उसकी समस्या का समाधान आपके लिए जो है वो प्रस्तुत कर पाए। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमें आम के बागों में समसामयिक कार्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और खरीफ प्याज के लिए नर्सरी की तैयारी किस तरह से आपको करनी है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आइए कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम रुक करते हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी का। तो डॉक्टर पांडे, सबसे पहले तो आपसे ये बात करेंगे कि आम के बागों में समसामयिक कार्यों का आज जो है वो हमारा विषय है, लेकिन हमारे देश में आम के जो उत्पादन है, सबसे पहले उसकी स्थिति जानेंगे। किस तरीके से, कितनी अच्छी स्थिति है आम के उत्पादन की हमारे देश में, और जो हमारा आयात निर्यात का, जो एक्सपोर्ट का जो हमारा स्थिति है, वो किस प्रकार की है? आम के अंतर्गत भारत सरकार के अनुसंधान और जो विकासोन्मुख परियोजनाएं हैं, विशेष तौर से एकीकृत बागवानी मिशन, उसके समर्थन से पूरे देश में क्षेत्रफल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई राज्यों में सामान्य रूप से उत्पादकता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। कई ऐसी तकनीकें हैं जो विकसित की गई हैं, जैसे कि मुख्य रूप से सघन बागवानी कार्यक्रम, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, अच्छी पौधशालाओं की स्थापना, जैसे कि गुणवत्तायुक्त पौधे बागबानों को प्राप्त हो सकें जी। ये सब मुख्य रूप से जो ये परियोजनाएं हैं, इसके माध्यम से क्षेत्रफल में बढ़ोतरी और उत्पादकता में भी बढ़ोतरी आ रही है। तकनीकी जो ज्ञान का प्रचार प्रसार है, उसके कारण जो उपभोक्ताओं में ज्ञान का जो संचार हुआ है और किसानों में, जिससे कि जो अच्छी उत्पादन पद्धति है, जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसे हम बोलते हैं, अच्छी शस्य क्रियाएँ जिनका कि किसान भाई अभी पालन कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और तुड़ाई के उपरांत विशेष तौर से जो फल की तुड़ाई होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, परिवहन, और उसके रख रखाव तथा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रसंस्कृत उत्पाद, इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। और सरकार ने, आप जानते हैं कि सरकार ने जो किसान उत्पादक संगठन या पीयूष की भी जो किया है, के लिए व्यवस्था किया है, इसके कारण
उत्पादन में और विपणन व्यवसाय में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जी। और इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था और बागवानी की अर्थव्यवस्था में आम के उत्पादन और विपणन व्यवसाय का काफ़ी अच्छा सहयोग है और आशा की जाती है कि इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी। और जो हमारे देश का अमृत काल है 2047 में जो जाकर पूरा होता है, इस काल में सरकार ने कई ऐसी योजनाएं जिसमें कि अनुसंधान भी सम्मिलित है, इसमें अच्छी अच्छी किस्मों का विकास और परिशोधित खेती, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के माध्यम से, जिसमें कि ये आईसीटी से जो संबंधित विषय हैं, जैसे कि ड्रोन्स का उपयोग है और खेती की जो नई नई विधा है जिससे अधिक से अधिक उत्पादकता हम प्राप्त कर सकें और विपणन के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो, इस सब पे कार्य चल रहा है। और आशा है कि हम जो देश के हमारे पॉलिसी नीति निर्धारक हैं उनके सपनों को हम साकार करने में सफल होंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ आम के बागों में कौन कौन से समसामयिक कार्य जो है वो हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं, इसके बारे में आगे आपसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे और जो प्रश्न आएंगे उनको भी ज़रूर हम शामिल करेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। ये समय आम की बागवानी के लिहाज से बेहद खास है। जो बागवान आम की नई बाग लगाना चाहते हैं वो मई माह में ही बाग की तैयारी कर लें। रोपाई के लिए बाग में उचित आकार और गहराई के गड्ढे खोद लें। साथ ही नर्सरी में तैयार हो रहे पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी दें और खरपतवार निकालते रहें। इस समय बागवान पकते हुए फलों का पक्षियों से बचाव करें। फलों की आंतरिक सड़न रोकने के लिए बोरेक्स 4 किलोग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं फल मक्खी के प्रकोप से फलों को बचाने के लिए मिथाइल यूजिनॉल और मेलाथियोन के रासायनिक पाश का प्रयोग करें। आम में कैंकर रोग से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का छिड़काव करें। फलों की अच्छी बढ़वार के लिए 7 से 10 दिन के अंतराल में दवा छिड़कें। इस समय आम के फलों में ऊतक क्षय रोग की आशंका है। बचाव के लिए 8 ग्राम बोरेक्स का 1 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करें। आम में फुदका कीट नियंत्रण के लिए फलों के मटर के आकार की अवस्था में मोनोक्रोटोफॉस 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कोयलिया फल विकार के लिए बोरेक्स 1% का छिड़काव फल लगने पर सिंचाई के साथ करें। साथ ही फलों के असमय गिरने की समस्या से बचने के लिए वृद्धि हार्मोन NAA 20 ppm का छिड़काव करें। कच्चे फलों की बिक्री के लिए बागवान समय समय पर तुड़ाई करके फलों को बाजार भेजें। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट और इसके साथ ही आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर रुक करते हैं डॉक्टर प्रमोद का। डॉक्टर प्रमोद, आज आपसे हम ये जानेंगे कि खरीफ प्याज की जो तैयारी है नर्सरी की वो किस प्रकार से हमारे किसान करें, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खरीफ प्याज का महत्व क्या है। अगर हम बात करें हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तो उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने। भारत में जो प्याज की खेती है 3 समय में होती है। एक खरीफ होती है, एक देर खरीफ में होती है, एक रबी सीजन में होती है। जबकि भारत के इकनॉमी में अगर देखा जाए तो जो सब्जियों का निर्यात हो रहा है विदेशों को, उन सब्जियों में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन आपके प्याज का है। अच्छा, वो जो प्याज रबी की होती है क्योंकि उनके स्टोर कैपेसिटी काफ़ी दिन तक होता है। खरीफ जो प्याज की बात है, पूरे देश में जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 25% 20 से 25% तक खरीफ का होता है। बाकी लेट खरीफ का होता है, फिर रबी का होता है। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि जो खरीफ प्याज है इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार काफ़ी इस पर काम कर रही है। एकीकृत बागवानी मिशन में हम लोग इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इसका आपने देखा होगा कि 2-4 साल बाद प्याज का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। अगर खरीफ का फसल अगर अच्छा हो गया तो रेट बढ़ने की संभावना काफ़ी कम रहती है। और खरीफ का फसल थोड़ा सा रिस्की भी है, चैलेंजेस भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। इसलिए कि बारिश के समय में कभी नर्सरियाँ ख़राब हो जाती हैं, कभी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए उसको उगाना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान लोग उगाते हैं उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खरीफ प्याज के उत्पादन की बहुत ही आवश्यकता है। और उत्तरी भारत में तो खरीफ प्याज करना तो सब मुश्किल है, लेकिन उस तरह से आर्थिक भी अच्छा हो सकता है।
जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए यहाँ पर हम अपने लाइव कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जून माह में खरीफ प्याज की बुआई की जाती है। यदि पौधा बनाकर फसल लेनी हो तो जून के मध्य तक बुआई कर लें और यदि छोटे कंदों से खरीफ में हरी प्याज की फसल लेनी हो तो कंदों को अगस्त माह में बोएं। ज्यादातर किसान पहले प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं और करीब 45 दिन के बाद जब पौध तैयार हो जाती है तब रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में फसल लगाने के लिए 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त है। पौधे तैयार करने के लिए बीज को क्यारियों में बोएं। क्यारियों का आकार 3 बाई 1 मीटर रखें। बारिश में जल निकासी के लिए क्यारियों की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। नर्सरी में अच्छी तरह से खरपतवार निकालने और दवा डालने के बाद प्याज के बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। क्यारियों की मिट्टी बुआई से पहले भुरभुरी कर लेनी चाहिए। साथ ही पौधों को आद्रगलन रोग से बचाने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा या थीरम से उपचारित करना चाहिए। बोने के बाद बीजों को भुरभुरी मिट्टी या घास से ढक दें। तो अभी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट। आपके लिए हम एक बार फिर से जो है हमारे विषय दोनों दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आम के बागों में समसामयिक कार्यों की और इसके साथ ही हम जानकारियां हासिल करेंगे कि खरीफ प्याज की नर्सरी की तैयारी जो है वो आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, जो सवाल आपके सीधे मैं यहाँ पर जो है वो पढ़ूंगी और इसके साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रमादित्य जी और डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो डॉक्टर पांडे, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आम के बागों में अभी फ़िलहाल जो है कैसी स्थिति है, किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो देख रेख करें? जी, इसमें तो 2 तरह के आम के बाग आपके सामने होंगे। एक बाग ऐसे हैं कि जिनमें कि फलन हुआ है और फल तैयार हैं या बढ़वार की स्थिति में हैं, और दूसरे बाग ऐसे हैं जो कम अवस्था के हैं, कम आयु के हैं और जिनमें कि अभी फलन नहीं हो रहा है। तो दोनों में प्रबंधन लगभग एक ही जैसा है। जो पहले हम बात लेंगे कि जो नए बागान लगाए गए हैं, पौधे भी बढ़वार की स्थिति में हैं, उनमें चूँकि गर्मी का समय है तो उसमें मुख्य बात है कि पौधों की धूप और जो पानी का प्रबंधन किया जाए। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और तापक्रम लगभग 45 के ऊपर निकल जाता है तो पौधे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, खासतौर जो नए लगाए गए हैं पौधे। तो उन पौधों के लिए कभी कभी जो ये पुआल होता है, पुआल से ढक देना चाहिए और पानी का प्रबंधन पर्याप्त रूप से होना चाहिए और पानी दिया जाना चाहिए। अधिकांश किसान भाई थाले के माध्यम से पानी देते हैं, तो जहाँ पर सुविधा है वहाँ थाले से विधि से सिंचाई करें। मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो लगभग 1 बाल्टी 10 से 12 लीटर पानी 1-2 वर्ष के पौधों में 2-3 दिन के अंतराल में उसमें पानी दिया जाना चाहिए। जो पेड़ हो गए हैं जिनमें कि फलन की अवस्था में हैं, तो अगर लगभग 60 से 65 लीटर पानी प्रतिदिन, अथवा जो अगर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रूप में हम लेते हैं तो उसमें जितना इवेपोरेशन होता है उसका लगभग 75%, 3/4 भाग हमको सिंचाई के माध्यम से देना चाहिए। इसमें टपक सिंचाई में अगर व्यवस्था किया जाए और किया गया होगा तो अभी उसमें सिंचाई के उसमें पानी की बहुत बचत होती है, लगभग 25 से 30% पानी की बचत होती है और उत्पादकता में काफ़ी सुधार होता है। थंब रूल ये है कि पौधे के नीचे जो मिट्टी होती है वो लगभग जब पैर रख के अंदर चला जाए बागान में तो मिट्टी दबनी चाहिए, या अगर हाथ में मिट्टी ले करके उसको एक गेंद के रूप में अगर आकार दिया जाए दबाकर, तो मिट्टी अगर दब करके एक गेंद का आकार ले लेती है और उसको नीचे गिराया जाए, अगर वो टूटे ना तो मान लीजिए कि मिट्टी में पर्याप्त नमी है। अगर ये मिट्टी का जो गेंद है वो टूट जाता है तो मान लीजिए कि उसमें पानी की कमी है और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि प्रति पेड़
65 से 70 लीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसको 4 दिन पर 4 से लेकर के 1 सप्ताह पर टपक सिंचाई प्रणाली से अथवा थाले में पानी डाल करके इसको सिंचाई पूरी की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने अगर पलवार का उपयोग नहीं किया है पानी इसमें मिट्टी में नमी को संरक्षित करने के लिए, तो पलवार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। ये गर्मी में मुख्य रूप से आम के बगीचों में पानी से संबंधित और पलवार से संबंधित यही क्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कीट और रोग भी लगते हैं जिनकी उनके बारे चर्चा में भी आगे हम जरूर जानेंगे। हमारे एक पहले कॉलर जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरी सिंह जी इंदौर मध्य प्रदेश से। उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरी सिंह जी हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हम पूछ रहे थे कि बारिश के लिए जो प्याज लगाते हैं ना अभी, तो उसकी नर्सरी कब से तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और आपके इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहें कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहें। आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और यहाँ पर हम शामिल करेंगे हरी सिंह जी का जो प्रश्न है उसका जवाब डॉक्टर प्रमोद से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं आम के बागों में समसामयिक कार्यों की, और साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि किस तरीके से खरीफ प्याज की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमें हरी सिंह जी ने किया था फोन इंदौर मध्य प्रदेश से, और उनका सवाल था डॉक्टर प्रमोद से। तो डॉक्टर प्रमोद, कब तैयार कर सकते हैं नर्सरी? जी हरी सिंह जी को नमस्कार। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो खरीफ प्याज का नर्सरी तैयार करना है आपको, आप इसके लिए जून के फर्स्ट वीक में, तो जून का प्रथम सप्ताह है, उसमें आप क्यारी बना लीजिए। लेकिन क्यारी बनाने के पहले बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम और फैसिलिटीज़ है तो आज के तारीख में जो भी मिट्टी पे आप नर्सरी लगाना चाहते हैं ओनियन का, प्याज का, उसको प्लास्टिक से ढक दीजिए, जिसको सोलराइजेशन हम लोग बोलते हैं। उसकी उपेक्षा यह है कि उसमें जो भी मृदा से आने वाली बीमारियाँ होंगी, जैसे डैम्पिंग ऑफ काफ़ी आता है, तो नेचुरल रूप से वो मिनिमाइज हो जाएगा। और खरीफ की नर्सरी लगाने के लिए बेटर टाइम है 1 जून से लेकर के पूरा जून तक लगा सकते हैं आप। लेकिन जून के 15 जून से 30 जून काफ़ी अच्छा माना जाता है उसके लिए। तो अब नर्सरी तैयार करने के लिए आप एक बेड बना लीजिए। बेड की जो चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर, लंबाई 8 से 9 मीटर रख सकते हैं, और दोनों क्यारी के बीच में कम से कम 70 से 80 सेंटीमीटर का कम से कम 2 से 3 फीट का स्पेस रखेंगे। तो कृषि की जो भी क्रियाएँ करनी है, जैसे उसमें से निकाई गुड़ाई करना है, दवा स्प्रे करना है, पानी डालना है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, खरीफ के प्याज की बीज की मात्रा और बीज का प्रकार दोनों में काफ़ी अंतर है, तो अच्छे बीज का चुनाव करें। एग्रीफाउंड डार्क रेड बहुत पुरानी वैरायटी है, वह भी काफ़ी लोग लगाते हैं। एक नई वैरायटी NSRDF के 23 तो 883 रिलीज हुई है, होने वाली है। और भीमा डार्क, पूसा डार्क रेड, इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जहाँ से भी बीज खरीदें वहाँ से मूल जो बिल का पत्र देते हुए लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसान भाइयों को गलत बीज मिल जाता तो काफ़ी नुकसान होता है। तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि नर्सरी लगाने के लिए प्याज के बीज का अच्छा चुनाव करें, और ऊंची मेड़ बनावे 15 से 20 सेंटीमीटर कम से कम जो बैलेंस है।
जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राज विजय सिंह जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, राज विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, आम के पौधे में टाणा लगा है, टाणा मैम। ठीक है, तो ये कब से है ये स्थिति? मैम यही 6-7 महीने से मैम। ठीक है, डॉक्टर विक्रमादित्य जी। राज विजय सिंह, कृपया जरा प्रश्न को अपने दोहरा सकते हैं क्या? आम के पौधे में कुछ वो कहना चाह रहे थे, कुछ कीड़ा लगा है, कुछ टाणा लगा है, ऐसा कुछ बता रहे थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। इस समय आम के बगीचे में 2-3 तरह के कीट होते हैं, तो विशेष तौर से अगर आप देखते हैं काफ़ी समय से लगा हुआ है, 6-7 महीने से। जी, तो एक कीड़ा होता है जिसे हम मैंगो मिलीबग या गुझिया कीट कहते हैं, जो कि जाड़ा ख़त्म होते ही मिट्टी से ये निकलता है, इसके अंडे दिए जाते हैं कीड़े द्वारा, और वो धीरे धीरे तने के माध्यम से चढ़कर ऊपर जाता है, सफ़ेद होता है, और अगर आप छुएं उंगली से उसको तो उस पर एक सफ़ेद जैसे पाउडर जैसे होता है, आपके हाथ में भी लग सकता है। वो अभी मादा कीट है, उसमें वो अंडे देने के लिए पेड़ से लगभग गिर रही होगी बार बार। ये आम के अलावा कटहल में, अमरूद में, ये कई प्रकार के फलों में लगता है। तो अगर ये कीट लगा हुआ है तो इसको नियंत्रित करने का सबसे अच्छा समय सिंह साहब होता है कि मिट्टी में जाड़े की ऋतु में लगभग जनवरी के महीने में इसमें मिट्टी में मिलाए जाने वाले कीटनाशी जितने भी होते हैं वो उनको मिला करके गुड़ाई करना चाहिए, और मिट्टी की सतह से लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के अल्काथीन, जो प्लास्टिक की मोटी शीट होती है, उसको तने पर चारों ओर से लपेट देना चाहिए, और लपेटने के बाद जहाँ खुला हुआ सिरा होता है नीचे भी और ऊपर भी, उसमें चिकनी मिट्टी मिला करके उसको पेस्ट कर दीजिए, जिससे बंद कर दीजिए कि पॉलीथीन शीट के नीचे से वो कीट ऊपर पेड़ के ऊपर ना चढ़ने पाए। अधिकांश अभी आम परिपक्वता की अवस्था की ओर है, तो इस कीट का अब उतना असर कोई खास नहीं रह जाएगा, और ये कीट लगभग नीचे गिर रहा होगा। तो चूँकि आपने कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया है, तो मैंगो मिलीबग का प्रकोप हो सकता है। अधिकांश इस समय मैंगो हॉपर का भी प्रकोप होता है। तो अगर इसका प्रकोप हुआ है तो इस समय चूँकि फल परिपक्व हो रहे हैं, इसमें कोई कीटनाशी छिड़काव करने की वो सलाह नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसके पहले फूल बौर आने के समय पर इसको छिड़काव किया जाना चाहिए था, जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम या इस तरह के जितने कीटनाशी हैं इनका छिड़काव किया जाना चाहिए था। अभी भी अगर बहुत ज़्यादा है तो एक छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि छिड़काव के बाद कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। ये 2 कीट मुख्य रूप से इस समय होंगे। जहाँ पर नए कल्ले आ रहे हैं वहाँ पर थ्रिप्स एक कीट होता है, या आम के भी फल की अवस्था में भी थ्रिप्स भी एक कीट लगता है। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम एक कीटनाशी है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसको कि 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। अथवा एक कीटनाशी है स्पाइनोसाइड, इसको 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर 1 से 2 छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर अगर करें तो इस कीट का भी प्रबंधन किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रामवीर जी इस वक्त बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो रामवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बुलंदशहर से आपने हमें फोन किया, सवाल पूछिए। हमारे में तले में गिटार लग रही है, तो बरूदा लिख रहा है तले में। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। तले में गिटार लग के तो बरूदा लिख रहा है, बरूदा का पेड़ में है। एस्टम्बर। अच्छा, ठीक है। पेड़ में से बरूदा निकलता है। ठीक है। हाँ, बारूद। जी, डॉक्टर पांडे। हाँ सिंह साहब, ये कीट जिसे हम कि तना और जड़ बेधक कहते हैं या भेदक कहते हैं, ये कीट लगभग जितने पुराने आम के बगीचे होते हैं या जिनमें निकाई और गुड़ाई या नहीं हल चला करके खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया जाता है, और शाखाएं जिनमें एकदम ज़मीन को छूती हुई रहती हैं, तने के पास अंधेरा रहता है, ऐसे पेड़ों में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। और जो आप कह रहे हैं कि आम का बुरादा जो निकल रहा, आम के तने से बुरादा जैसा जो गिर रहा होगा, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पहले कीट जड़ों में लगता है,
कभी कभी उस जड़ के ऊपर भी आकर के तने में छेद करके एक जगह से घुसता है और धीरे धीरे छाल के नीचे तने को खा करके ऊपर बढ़ता रहता है और पीछे इसका जो एक्सक्रीटा होता है वो बुरादे के रूप में लकड़ी का जो नीचे गिरता रहता है। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है कि आप बहुत ध्यान से तने के पास जा करके देखें और जहाँ से बुरादा जैसा जो लकड़ी का गिर रहा है उसमें पतला तार, मजबूत तार उसमें डाल करके और जितना हो सके उसको अंदर डालने की प्रयास करें, जिससे अगर कीट आस पास में होगा तो कीट उसमें तार लगने से मर जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके रोकथाम के लिए पेट्रोल या डीजल लें और उसमें एक जो कॉटन का कपड़ा ले लें अथवा रुई ले लें और उसमें इसको भिगा करके अच्छे से डुबा करके और उस छेद में तार के माध्यम से खूब अंदर तक जितना हो सके उतना डालने का प्रयास करें। उसके बाद उस छेद को चिकनी मिट्टी से आप ढक दें, तो ऐसा करने से कीड़ा ये मर जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हो सकता है कि पेड़ में बहुत ज़्यादा लगा हो और जिस तरफ ये लगता है तो ऊपर आप देखेंगे कि वो शाखाएं लगभग सूखने लगती हैं, किसान भाई जान नहीं पाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि एक गड़ासे की मदद से छाल को अगर आप निकाल दें तो आप कीट को मार सकते हैं और उसके ऊपर कॉपर सल्फेट का एक लेई बना करके या गाढ़ा द्रवण बना करके उस पर छिड़काव कर दें, जिससे कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने पाए। ठीक है, तो 2-3 उपाय करना चाहिए। जी बिल्कुल। व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास और भी कुछ प्रश्न आए हैं, उन्हें भी शामिल आइए करते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रश्न भेजा है डॉक्टर प्रमोद, ये आपके लिए आया है। इन्होंने अपना नाम और अपना शहर का नाम जो है वो नहीं लिखा है, पर इन्होंने समस्या लिखी है। वो कहते हैं कि मेरा प्याज जो है वो 100 दिन का हो चुका है, उसमें ट्रिप्स बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है और फंगस का भी अटैक है। उसमें पाउडर, शायद ये पाउडरी मिल्ड्यू लिखना चाहते होंगे। हाँ। उसका भी प्रकोप ज़्यादा है और ऐसे में क्या होता है कि प्याज में दाग भी लग रहा है और वो पीला धब्बा भी लग रहा है, तो क्या करें? जी, आपको बताना चाहूँगा कि जो प्याज की जो मुख्य कीड़े हैं और बीमारी आप कह लीजिए, तो मुख्य कीड़ा में इसको थ्रिप्स इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं रसद, और इसमें एस्टम्फिलियम ब्लाइट है और पर्पल ब्लॉच है, ये फंगस रोग होता है। तो इसको रोकने के लिए आप बता रहे हैं कि क्रॉप आपका 100 दिन का हो गया है, तो उसमें सिंपल सा आपको एक काम करना है कि जो एस्थम्फिलियम ब्लाइट पर्पल जो रोकने के लिए मैनकोजेब आपके पास में होगा या COC होगा, जो सिंपल और सस्ता दवा मिलता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा चीज़, प्याज की पत्तियां जो होती है वो इसको इंडिकेट करती हैं, जो पीली पीली सी हो रही हैं, कि इस पर बीमारी लगा हो और ऊपर से नीचे तक किए जाती हैं, बीच में देखेंगे तो स्क्रैच भी उसके ऊपर आता है। तो अगर आपके खेत की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, एक तो जब 100 दिन का क्रॉप हो गया तो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होंगे, तो वो भी एक कारण होता है पीले होने का। तो अगर आप इन दवाओं का स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने का 10 से 15 दिन बाद हार्वेस्ट करेंगे तो आप इसको रोक सकते हैं। बट जो इन बीमारियों को नुकसान करना था कर चुका और नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि बल्ब का जो डेवलपमेंट होता है 50 से लेकर के 80-90 दिन तक हो जाता है, बाद में क्रॉप मैच्योरिटी पर आ जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव ये कि अगर आपको अपने घर के लिए कर रहे हो कुछ कम एरिया में, तो कोई भी दवा स्प्रे मत कीजिए, पानी उसको देते रहिए जब तक कि पूरा 50 से 60% तक पत्तियाँ पीली होकर अपने आप नहीं झुक जाती हैं, जिसको बोलते हैं कि नेक को गिरना। तो इस तरह से आप कम पैसे में उन बीमारियों को रोक सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है डॉक्टर गुप्ता, कि जो हमारे किसान जिनके पास पॉली हाउस है, क्या वो भी प्याज की नर्सरी पॉली हाउस में क्या तैयार कर सकते हैं? देखिए, पॉली हाउस में तैयार करने के लिए हम लोग पूर्णतः साइंटिफिकली रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब उसके बीज जम के आते हैं 15-20 दिन बाद, तो उसमें काफ़ी पॉली हाउस में तो पूरी धूप आता नहीं है, काफ़ी इलॉन्गेशन हो जाता है और नर्सरी अच्छी नहीं हो बन पाती है जी। तो इसलिए समान रूप से हम लोग वैज्ञानिक कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि पॉली हाउस में लगाइए। बट जो छाया है, पेड़ के नीचे छाया है, कहीं पर छाया, वहाँ पर लगाने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं आम के बागों में समसामयिक कार्यों की और उसके साथ ही हम जानकारियां हासिल करें किस तरीके से खरीफ प्याज की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुरा पटेल जी, आपने हमें भोपाल मध्य प्रदेश से फोन किया है, सवाल पूछिए। हेलो मथुरा, मेरा ये सवाल है जी कि अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए कृपा मेरे कर। पास आम के पौधे हैं जी। तो आम के पौधों में चींटियां लग रही है और ये मिलीबग। ठीक है, और कितने समय से आ रही है ये दिक्कत? ये काफी समय से पुराने पेड़ है मतलब, और ये मिलीबग की भी शिकायत है। ठीक है, और जो चींटे हैं लाल चींटे, ठीक है, वो ये कम से ठीक है। डॉक्टर पांडे क्या बताएंगे? जी, इसमें आपके 2 कीट लगा हुआ, जैसा कि आपने स्वयं बताया है कि लाल चींटियाँ होती हैं, लाल चींटी ही हम इनको कहते हैं, और दूसरा कीट आपने बताया है कि मैंगो मिलीबग या गुझिया कीट इसमें लगा हुआ है। तो चींटियाँ आने का कारण ये है कि इसमें जो कीट लगा हुआ है आपका, वो उससे कुछ जहाँ जहाँ क्षति करता है, नई नई टहनियों पर या फलों के डंठलों पर जहाँ क्षति करता है, वहाँ से मीठा मीठा कुछ निकलता है, जो जूस निकलता है, रस निकलता है, पेड़ का ही रस होता है अधिकांश, और कीट भी कुछ एक मीठा मीठा केमिकल जो छोड़ता है। इसके साथ साथ उसी को से जो आकर्षित होकर के चींटियाँ आती हैं। इसके जो मिलीबग की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो प्रभावित शाखाएं हैं उनको आप काट कर निकाल दें, और एक कीटनाशी मैं बता रहा हूँ, अभी पहले भी बताया हूँ कि थायोमेथाक्साम का प्रयोग इसमें काफ़ी सफल पाया गया है, जिसको कि हम लगभग 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम एक छिड़काव करें तो इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बेंगलोर में स्थित एक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा मीली मेल्ट एक रसायन है जी, इसका आविष्कार किया गया है और उसको कमर्शियल रूप से उपलब्ध भी है बाजार में। ठीक है। तो मिली मेल्ट को लगभग 70 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर एक छिड़काव किया जाए तो इसमें, क्योंकि मोम जैसे पदार्थ की वैक्स की कोटिंग होती है इस कीट के ऊपर, तो अधिकांश काफ़ी रसायन जो होते हैं वो प्रभावी नहीं होते हैं। मिली मेल्ट का अगर प्रयोग किया जाए, 2 प्रयोग लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव किया जाए तो इस कीट से आपको मिल सकती है, मतलब प्रोटेक्शन हो सकता जी, है। बिल्कुल। हमारे लाल चींटी के रोकथाम के लिए कोई भी एक कीटनाशी अधिकांश जो साधारण रूप से आम के बगीचे में प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, और जो प्रभावित शाखाएं हैं उनको काटकर आप निकाल दीजिए। तो ये 2 तरीके से आपके जो बागों की रक्षा हो सकती है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर पुरुषोत्तम जी इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से मौजूद है, फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल है। हेलो नमस्कार, मैं नमस्कार कुमार बोल रहा हूँ, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? ये जो आम का पेड़ होता है, ये इसके बीज होते हैं कि पेड़ लगाना पड़ता है? ठीक है जी, डॉक्टर पांडे क्या बताएं? पुरुषोत्तम जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और आपके जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कि आम की खेती होती है, तो देखिए सफल बागवानी करने के लिए इसमें कलमी पौधे लगाए जाने चाहिए जो कि ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और आपके क्षेत्र के लिए दशहरी है, चौसा है, ये 2-3 किस्में हैं जो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र में लगभग देर में सारी किस्में आती हैं। आम्रपाली, मल्लिका, ये किस्में बहुत अच्छा काम करेंगी। तो इसके कलमी पौधे आप लगाइए। बीज का उपयोग जो पौधा तैयार करते हैं उसको रूट स्टॉक या मूल वृंत के रूप तैयार करने के लिए किया जाता है। और तो आप कलमी पौधे लगाइए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर गुप्ता, अब मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं खरीफ प्याज की नर्सरी की तैयारी किस तरीके से की जाए, तो कौन सी अच्छी कोई किस्में हैं जो कि बताई जा सकती हैं, क्या बताएंगे जिनकी नर्सरी तैयार करें हमारे किसान? और क्या देश भर में क्या क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किस्में बताई गई हैं? यस, हमने अभी प्रजाति के बारे में बताया था
कि जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज़ हैं, प्रजातियां हैं प्याज के लिए, एग्रीफाउंड डार्क रेड बहुत पुरानी वैरायटी और ऑल ओवर इंडिया में लोग लगाते हैं और काफ़ी अच्छी है। दूसरा वैरायटी है भीमा डार्क रेड भी है, ये भी ऑल ओवर इंडिया में लगाते हैं लोग, इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन इसका मिलता है। एक अभी NHRDF की नई वैरायटी रिलीज होने जा रही है, NHRDF के 883, इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, मार्केट में इसका डिमांड भी काफ़ी अच्छा, तो इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। और इसकी अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो भी बीज हैं वह सरकारी संस्थानों पर बहुत कम उपलब्ध होते हैं, NHRDF के ऑल ओवर इंडिया में हर जगह, हर स्टेट में सेंटर, वहाँ से भी ले सकते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि सीज़न के हिसाब से भी प्रजातियाँ अलग अलग हैं, लोकेशन के हिसाब से भी प्रजातियाँ अधिक अलग अलग हैं। जैसे कि इंडिया में 2 तरह के सीज़न है, एक तो लॉन्ग डे प्लांट जो ऊपर होते हैं, जो पहाड़ों पर होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। अगर हम जाके वहाँ पे देखें तमिलनाडु में तो ओट्टू हो गया, तो उसको लॉन्ग डे वैरायटी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ के लिए जो प्लेन वैरायटी हैं, जो आम सामान्य रूप से जो उत्पादन होता है, लोगों का मांग काफ़ी रहता है, तो ये जो 2-3 वैरायटी खरीफ में बहुत कम वैरायटी हैं, काफ़ी रिसर्च का काम चल रहा है, तो 2-3 वैरायटी किसान लगा सकता है, उत्पादन भी उसका अच्छा मिलेगा और पैसा भी हमेशा अच्छा देता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आया हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए, ये हमें प्रश्न भेजा है बलवान जी ने हरियाणा से। वो कहते हैं कि एक कनाल में कितना बीज और कितनी खाद और कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए प्याज के लिए? जी देखिए, 1 किला आपका हो गया, 1 एकड़ हम उसको बोलते हैं। सामान्य रूप से जो पोषक तत्वों का जो रिकमेंडेशन है, उसमें आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है तो आप उसको 5 टन प्रति हेक्टेयर में डालें। और वर्मी कंपोस्ट है आपके पास 15 से 20 क्विंटल आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी अच्छी वर्मी कंपोस्ट की है तो। और इसको जब डालना है, जब खेत की तैयारी आप कर रहे हो, तो अंतिम तैयारी करते समय आप इसको मिला दीजिए। और जो पोषक तत्व की मात्रा है, जो रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं, उसमें यूरिया है, DAP है, पोटेशियम भी है। तो जो रिकमेंडेशन है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास और 30 से 40 किलोग्राम सल्फर आपको देने की अनुशंसित करते हैं हम लोग। और जो ये खाद देना है, उसका नाइट्रोजन का जो 100 किलोग्राम है, उसका 50 किलोग्राम खाद पौध लगाते समय आप उसको दे दें। बाकी जो फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, सबको मिला के पौध जब लगाने जा रहे हो तो उसके पहले आप उसको दे दें। और जो आपके पास 50% जो नाइट्रोजन का डोज बच जाता है, उसको 30 दिन पे 25% और 45 से 50 दिन पे उसको दे देना चाहिए। और हम किसान भाइयों को ये बोलेंगे कि प्याज बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, उसमें जो भी आपको रासायनिक खाद देना है 50 दिन के बाद किसी भी फसल में नहीं देना हो, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे वो खरीफ की फसल हो। उसको देंगे तो पौधों का बढ़वार हो जाएगा, लेकिन जो कंद आपको चाहिए मिट्टी में आपको नहीं मिलेगा। तो इन किसान भाइयों को इस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास NPK मार्केट में आ रहा है कि जो जल में घुलनशील है, उसका भी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो पौधा स्प्रे कब करना आपको, जब पौधा 60 से 70 दिन का हो जाए, या 50 दिन पर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कमज़ोर है तो ये पोषक तत्व प्रबंधन काफ़ी ध्यान रखना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर पांडे आपके लिए प्रश्न भेजा है अजय कुमार सिंह जी ने, बरेली उत्तर प्रदेश से। वो ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, आम के पौधे में किस माह में गांठ के नीचे से प्रूनिंग करें तथा किस उम्र के पौधों में करनी चाहिए? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है सिंह साहब ने। इसमें ऐसा है कि जो काट छांट की जाती है आम के पौधों में, वो 2 तरह की होती है। एक होता है कि छत्रक का विकास करने के लिए ये काट छांट जो नए पौधे लगाए जाते हैं, लगभग 1 वर्ष से, मतलब पौधा लगाने से आरंभ होता है और 3-4 वर्ष तक चलता रहता है। तो ये काट छांट हमको करना चाहिए। एक काट छांट हम जब बरसात शुरू होती है उस समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय नए नए कल्ले निकलने शुरू होते हैं। तो कल्ले निकलने के लगभग 10 से 15 दिन पहले अगर काट छांट कर दी जाए तो नए कल्ले निकलेंगे और शाखाएं होंगी, जिससे अच्छा छत्रक विकसित होगा। दूसरा काट छांट का समय होता है बसंत ऋतु में, जब जाड़ा ख़त्म होता है उस समय एक काट छांट की जा सकती है। तो पौधे को देख करके कि जिसमें जब नई वृद्धि होने वाली है तब कब किया जाए। दूसरा जो काट छांट किया जाता है वो फलन वाले पौधों में। तो फलन वाले पौधों में मुख्य काट छांट जो है फल तोड़ने के बाद में और बरसात जब शुरू होने वाली होती है उस समय किया जाना चाहिए। और उसके तुरंत बाद काट छांट करने के बाद में
एक छिड़काव कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से जो बाज़ार में उपलब्ध है, इसके लगभग 3 ग्राम मात्रा 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बना करके एक छिड़काव अवश्य करें। और विशेष तौर से जो कटा हुआ सिरा छूट जाता है उस पर एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कवकनाशी का एक गाढ़ा द्रवण बना करके उसके ऊपर हल्का सा पेस्ट कर देना चाहिए, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, उसमें संक्रमण, अन्य किसी फंगस का संक्रमण ना होने पाए जी। तो ये 2-3 समय में 2 या 3 समय में इसकी काट छाँट की जानी चाहिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राकेश जी मौजूद हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, फोन लाइन पर आई उनका सवाल है। हेलो हेलो नमस्कार राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि हमारे जो हिमाचल में कौन सी नर्सरी की हम प्याज लगा सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि जैसे हम बाजार से प्याज लाते हैं, अगर वो प्याज क्या उस प्याज सड़े प्याज गमले में डुबो सकते हैं, और अगर डुबो सकते हैं क्या उसकी क्या दोबारा प्याज लग सकते हैं? मेरा ये 2 प्रश्न है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं है मैम। ठीक है। उनका पहला ये प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर कौन सी जो है वो किस्म लगा सकते हैं प्याज की। दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्याज ये बाजार से लाते हैं, जब उसकी प्याज के अंदर की गांठ निकाल के क्या उसको भी बोया जा सकता है, वो ये जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश जो शिमला आपका, वहाँ पे दोनों वैरायटियाँ काम करती है, जो लंबी अवधि वाली होती हैं या जो लघु अवधि वाली होती हैं, जिसको लॉन्ग डे बोलते हैं और शॉर्ट डे बोलते हैं। वहाँ पे जो रबी में, मैक्सिमम रबी में ही लोग लगाते हैं। एग्रीफाउंड डार्क रेड भी लगाते हैं वहाँ पे, और एग्रीफाउंड लाइट रेड भी लगा सकते हैं आप करके। तो ये प्रजाति है, आप वहाँ दोनों जगह लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्राउनिश है, जो अभी अपने यहाँ तो हाइब्रिड नहीं है करके, लेकिन आप उसको भी लॉन्ग डे की वेराइटियाँ लगा सकते हो। कुछ प्राइवेट कंपनियाँ उसको सप्लाई करती हैं। और जहाँ तक जो आप बोलते हैं कि प्याज, गांठ की प्याज जो मार्केट से लेके आते हैं छोटे छोटे, आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली के पास में एक अलवर जनपद है राजस्थान का। वह जनपद इसलिए फेमस है कि वहाँ पे जो प्याज की जो गांठें होती हैं उगाई जाती है, और वहाँ से जो प्याज आता है आपका सितंबर और अगस्त से लेकर के नवंबर तक आता है, तो दिल्ली को काफ़ी संभालता है। तो आप इसको लगा सकते हैं आराम से। और लगाने का टाइम, पर्टिकुलर टाइम है 15 से 20 अगस्त के बीच में। उस गंठे का लगाएं जो 2 से 2.5 सेंटीमीटर बल्ब का होता है, और इसको काटना कुछ नहीं। अगर अभी इस बल्ब की खुदाई करते हैं तो पत्ती सहित रखिए, और 15 अगस्त के बाद उसको लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, वह प्याज 50 से 60 दिन में तैयार हो जाता है। उसको हरियाली के लिए निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हरी पत्ती के लिए निकाल सकते हैं। आप पकौड़े उसके बनवा सकते हैं। और मार्केट में उस समय क्या होता है कि जो रबी प्याज है, रबी प्याज की जो सप्लाई है, आपूर्ति काफ़ी कम हो जाती है। तो नई प्रजाति के रूप में जो आपने गांठों से प्याज उगाया, उसको आप अच्छा पैसा मिल सकता है, और दोनों संभावनाएं आपके राज्य में हो सकती हैं। इस तरह से करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। एक यहाँ पर डॉक्टर पांडे आपके लिए प्रश्न हो रहा है। शक्ति सिंह तोमर जी ने हमें जनपद बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से ये सवाल आपके लिए भेजा है। वो ये कहते हैं कि आम के पौधों में ग्राफ्टिंग का काम सीखना चाहता हूँ और आम की नर्सरी खोलने के लिए मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि एकीकृत बागवानी मिशन भारत सरकार का जो है, इसके अंतर्गत पौधशाला स्थापित करने के लिए ये अपने निकट के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें, और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो गुरुग्राम में है, वहाँ पर दोनों जगह से पौधशाला स्थापित करने के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है, और काफ़ी अच्छा अनुदान दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ग्राफ्टिंग के लिए ये कुछ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो मेरठ में स्थित जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है, वहाँ दोनों जगह पर इसके बागवानी विभाग है। वहाँ से कलम करने का तरीका सीख सकते हैं, या इनके ज़िले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से दिल्ली स्थित, क्योंकि इनके आसपास दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में है, वहाँ पर भी आकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में है, वहाँ पर भी संपर्क करके और आम के जो चश्मा चढ़ाने का या ग्राफ्टिंग का तरीका है, इस पर ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
आपका दूरदर्शन का जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से तो इसमें प्रशिक्षण दिया ही जाता है, किसानों को काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये 3-4 संस्थानों से संपर्क करके कर सकते हैं। और विशेष रूप से नर्सरी की जो पौधशाला स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अथवा जो यहाँ के इनके आसपास के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं या कृषि विभाग है, उससे संपर्क करके स्थापित करने में इनकी सहायता की जा सकती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ ब्रेक के बाद और शामिल करेंगे व्हाट्सएप पे आए हमारे प्रश्न। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं आम के बागों में समसामयिक कार्यों की, और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि खरीफ प्याज की रोपाई जो है, नर्सरी जो है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आए प्रश्न आइए शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें गिन्नी जी ने यूपी से भेजा है, और डॉक्टर गुप्ता ये प्रश्न आपके लिए है, प्याज की रोपाई का कृषि यंत्र कौन सा है और इसकी कीमत क्या है? आपको बताना चाहूँगा कि आज के तारीख में कृषि यंत्र प्याज की रोपाई के लिए बहुत से निकले हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, एमपी कबीर रावरी से, DOGR से भी कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक व्यावसायिक रूप से कोई भी यंत्र हम लोग रिकमेंड किसानों को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह आर्थिक रूप से उतना लाभदायक परियोजना नहीं है करके। लगाने के लिए बैल चालित भी है, DOGR ने कर रखा है, रावरी से भी आप वहाँ से ले सकते हैं। कुछ लोग उदयपुर से भी एमपी के उदयपुर ने भी निकाला, उसका भी कर सकते हैं। तो अभी तक सक्सेसफुल रूप से हम किसी यंत्र को रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या बरेली में खरीफ प्याज उगा सकते हैं क्या? वो किसी और का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी? उनका ये था कि यंत्र जो है वो कौन सा लगा सकते हैं और उसकी कीमत क्या है? कीमत हम नहीं बता सकते, क्योंकि यंत्र भी आज के तारीख में रिकमेंडेड हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कीमत बताने की स्थिति में हम अभी नहीं है। बिल्कुल। और बरेली हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजा है गोपाल देव जी ने, और वो ये कहते हैं कि क्या यहाँ पर खरीफ प्याज लगाया जा सकता है बरेली उत्तर प्रदेश? बरेली बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ पे इन्वायरमेंट है, पानी भी है, सॉइल भी बहुत अच्छी है। खरीफ प्याज उगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी है, पानी भी है, मृदा भी काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर पांडे आपके लिए भी प्रश्न आया है, और ये हमें प्रश्न जिन्होंने भेजा उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। ये कहते हैं कि आम के पेड़ में काला गुच्छा रोग जो है वो लग गया है, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्या कोई? ये बहुत पुरानी समस्या है आम में, और अगर ये इनका पौधा नया है, मतलब 1-2 साल का है, उसमें गुच्छा रोग दिखाई दे रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि उस पौधे को निकाल कर फेंक ही दें और स्वस्थ पौधा लगाएं जिसमें कि आम का गुच्छा रोग ना लगा हो। जो पौधे में फलन हो रही है उनमें अभी फलन, जब फल तुड़ाई के बाद में जितना गुच्छा रोग लगा हुआ हो उसको लगभग, जहाँ जितना गुच्छा है उसके लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे से उसको काट करके सारे गुच्छों को निकाल दें, और अक्टूबर के महीने में एक छिड़काव 20 भाग प्रति 10 लाख भाग में 20 ppm जैसे को बोलते हैं, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का एक छिड़काव अगर करें अक्टूबर के महीने में, तो इसमें काफ़ी सफल पाया गया है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि गुच्छा रोग की जो संक्रामकता है ये काफ़ी कम होती जा रही है। इसमें जितना ही काट छाँट करके इसके गुच्छा को निकालते जाएंगे
उतना ही इनको लाभ मिलेगा और नए पौधे निकाल दें, यही एक सबसे अच्छा तरीका है। और आप इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आम लगभग अब इस समय परिपक्व हो रहा है। उत्तर भारत में 15 दिन के बाद में परिपक्व फल आने लगेंगे, 15 मई से के बाद में। तो फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, अधिकांश पूरे क्षेत्र में होता है, जिसकी रोकथाम के लिए फल मक्खी का एक ट्रैप आता है, मिथाइल यूजनाल ट्रैप। प्रति हेक्टेयर में लगभग 10 से 12 ट्रैप लगाना किसान भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो मादा मक्खी को मारने के लिए गुड़ के साथ में कोई एक कीटनाशी मिला करके बगीचे में यहाँ जहाँ झाड़ है या पौधे के ऊपर भी उसका छिड़काव कर दें तो मादा मक्खी इसके सहायता से मर सकती है। कुछ पौधे जो फल गिर गए हैं उनको संकलित करके उसको नष्ट कर दें तो फल मक्खी का रोकथाम। दूसरा, जो फल तुड़ाई हो रही है उसमें जो फल सड़न हो जाता है, काले काले धब्बे लग जाते हैं, इसकी रोकथाम के लिए गर्म पानी से इसका उपचार किया जाता है, जिसको कि 50 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका गर्म पानी में लगभग 15 से मिनट से लेकर के और आधे घंटे तक फल मक्खी और अंथ्रैक्नोज दोनों के रोकथाम के लिए गर्म पानी से उपचार करने की व्यवस्था करें। इसके लिए आजकल बाज़ार में कमर्शियल जो व्यवस्था भी है, इसको खरीद करके टंकी पानी का टैंक होता है, इसमें इसको उपचार करने की व्यवस्था करें। और जो किसान भाई आम को निर्यात करने के लिए चाहते हैं वो कई जगह पर हमारे देश में सहारनपुर में भी है, इसमें पैकिंग हाउस है, लखनऊ में है और महाराष्ट्र में है। तो पैकिंग हाउस के माध्यम से समुचित उपचार करके निर्यात करने के लिए आप पहले से सावधान होकर के समुचित कदम उठाएं। जी डॉक्टर पांडे, चलते चलते एक प्रश्न यहाँ पर और लेते हैं। पराग जी ने हमें संबल उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न भेजा है और वो ये लिखते हैं कि आम के पेड़ में चेप की जो है वो शिकायत बहुत है इस साल, क्या उपचार करना चाहिए? जी वही इसके पहले भी प्रश्न आया था कि जो चेपा रोग जो है, चेपा कीट जो है उसका है, तो इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा यही कि जो जाड़े के बाद जब होता है मिट्टी में ही ये कीट रहता है पूरे जाड़ा। अभी जबकि जो मादा कीट है पेड़ के ऊपर चढ़ कर के सफ़ेद सफ़ेद होती है, नीचे उतर कर मिट्टी में अंडे देती है और लगभग 4-5 महीने उसी में कीट रहता है। और जब जाड़ा ख़त्म होता है उस समय इसका जो शिशु कीट होता है वो निकल करके पेड़ के ऊपर चढ़ता है और नई नई टहनियों, बौर का और फल के डंठल से रस चूसता है, जिससे फल को काफ़ी क्षति होती है फसल को। और उसके रोकथाम के लिए हमने एक कीटनाशी भी बताया था, थायोमिथाक्साम का उपचार करना चाहिए। लगभग 10.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव करें। और पॉलीथीन बैंड जो हमने बताया था कि तने पर 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर पॉलीथीन बैंड का इस्तेमाल करें, तो इससे इस कीट से आपको जो रक्षा हो सकती है फसल की। और विशेषज्ञों से समय समय पर सलाह जरूर लें। जी बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर प्रमोद, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है? हम किसान भाइयों को ये सजेस्ट करेंगे कि जब खरीफ में नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश काफ़ी होती है, तो ऊंचे स्थान पर आप नर्सरी लगाएं ताकि बारिश से आपका कोई नुकसान ना हो सके, पहला। दूसरा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बिजाई आप कर देते हैं तो बिजाई करने के बाद हल्का सा पुआल से आप उसको ढक दें ताकि अगर कोई बारिश की बूंदे वहाँ तक चलती तो उसमें छटकाव ना हो। तो दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज़, बारिश समय में बीमारियाँ काफ़ी आती हैं, उसमें से एक आर्द्र पतन रोग जिसको डैम्पिंग ऑफ हम लोग बोलते हैं। तो अगर आपके खेत में पत्तियाँ मुरझाई हुई दिखती हैं, पिलिसिया और हल्का सा झुकाव सा, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा अवेलेबल है तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक मृदा जनित जो भी रोग आता है उसको आप वहाँ रोक सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अगर पौध बनेगा तो पौध को लगाएंगे तो पैसा आएगा, पौधे अगर अच्छे तरीके से नहीं बनेगा तो बाद में चल के हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है, उसको बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। और अब यहाँ पे इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, दोनों विषयों के संबंध में। मैम थैंक यू सो मच, जिन किसानों ने क्वेश्चन किया उनको भी लिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ आज हमारे इस लाइव कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से आम के बागों में आपने करने समसमाय कार्य, और साथ ही हमने ये भी जाना कि खरीफ प्याज की नर्सरी जो है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ आइए आपको बता दें कि अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम में हम कौन से 2 विषयों पर जो है वो जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। हमारे अगली बार के लाइव कार्यक्रम में हम बात करेंगे गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में।
और इसके साथ ही बात होगी लीची की खेती की। पहले से ही अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप हमारा नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही हमारा जो दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है वो भी आप लिख सकते हैं, जो कि है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही अगर आज के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम को देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। नमस्कार।